आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने कई दिलचस्प स्रोत हैं, राजनीतिक गलियारों की अंदरूनी खबरें हैं, चुनावी प्रक्रियाओं पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और अदालती बहसों की गूंज भी है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बदलती तस्वीर भी। तो आज हम कई अहम पड़ावों पर रुकेंगे। जी, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद से लेकर फिर वो पूरे देश में एसआईआर की जो योजना है उस पर भी बात करेंगे। हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां हैं, बिहार एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है, और भारत अमेरिका संबंधों पर ट्रंप के जो बयान आए हैं वो भी। मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस जानकारी के समंदर में थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है। जी, शुरुआत करते हैं चुनावी तंत्र से जुड़े कुछ अहम सवालों से, खासकर पश्चिम बंगाल से, जहां वोटर लिस्ट को लेकर मामला काफी गरमाया हुआ है। हाँ। एक रिपोर्ट आई है, उसमें दावा है कि पिछले कुछ ही महीनों में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधारने के जो आवेदन आए उनमें से 40% रद्द कर दिए गए। 40%? हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये तो बहुत ज्यादा लगता है ना? आमतौर पे कितना होता है? आमतौर पर ये दर करीब 15% रहती है, मतलब 15%। टेलीग्राफ की रिपोर्ट तो यही कहती है कि जून से अगस्त के बीच 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए। अच्छा, और उनमें से 4 लाख से ज्यादा खारिज हो गए। 4 लाख? जी, और तृणमूल कांग्रेस मतलब टीएमसी, वो तो इससे सीधे सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बता रही है। अच्छा। हाँ, खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश तक कह दिया है। बैकडोर एनआरसी। जी, उनका मानना है कि इसका निशाना गरीब और हाशिए पर रहने वाले वोटर हो सकते हैं। और क्या ये किसी खास इलाके में ज्यादा देखने को मिल रहा है? रिपोर्ट तो यही बताती है कि सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो सीमावर्ती जिलों में हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग भी पहले कहता रहा है कि इन्हीं जिलों में कथित अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। तो ये पूरी प्रक्रिया ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, कि क्या वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है या कहीं कोई दबाव तो नहीं है। बिल्कुल। ये वाकई चिंता की बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है। खबर है कि चुनाव आयोग अब कुछ ऐसी ही प्रक्रिया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कहा जा रहा है, वो पूरे देश में लागू करने का सोच रहा है। जी हाँ, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये है क्या आखिर? ये मतलब वोटर लिस्ट को बड़े पैमाने पर अपडेट और वेरीफाई करने की एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है। अच्छा, 10 सितंबर को? जी, और इस बैठक के लिए आयोग ने राज्यों से कई जानकारियां मांगी हैं, जैसे अभी कितने वोटर हैं, पिछला एसआईआर हुआ तो उसके क्या नतीजे रहे, वोटर लिस्ट का डिजिटाइजेशन कितना हुआ है, और सबसे अहम बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारियों की क्या स्थिति है। ये वही लोग हैं जो जमीनी स्तर पर वोटर लिस्ट का काम देखते हैं। तो जाहिर है बंगाल के अनुभव के बाद विपक्ष को चिंता तो होगी ही। उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल चिंता है। विपक्ष तो इसे लेकर खासा हमलावर है। उनका सीधा आरोप है कि ये जो एसआईआर है, इसकी आड़ में चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मतलब मनमाने ढंग से नाम जोड़ने या काटने की आशंका है? हाँ बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। 8 सितंबर को सुनवाई होनी थी। विपक्ष का तर्क है कि बंगाल बीजेपी के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा नाम काटे जाएंगे। ओहो। ऐसे बयानों से शक और बढ़ता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और फिर 10 सितंबर की बैठक में क्या तय होता है। सही बात है। अच्छा, चुनावी मैदान की बात चल रही है तो उपराष्ट्रपति चुनाव पे भी नजर डाल लेते हैं। वहां भी काफी गहमा-गहमी दिख रही है। हाँ बिल्कुल। विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो काफी आत्मविश्वास में लग रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि एनडीए में सेंधमारी करेंगे। हाँ, ये दावा तो कर रहे हैं रेड्डी साहब। उनका कहना है कि एनडीए के कई सांसद अंदर ही अंदर उनके संपर्क में और वोट देंगे। अच्छा जी, और उन्होंने एनडीए के सहयोगियों से, खासकर टीडीपी से, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से, सार्वजनिक तौर पर अपील भी की है कि समर्थन दें। तो इससे अटकलें तो लगेंगी कि क्या एनडीए में सब ठीक है, क्रॉस वोटिंग का डर है। बिल्कुल, टीडीपी का रुख इसमें काफी अहम हो सकता है। और इसी माहौल में एक और दिलचस्प बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह और फिर नितिन गडकरी जी ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को जन्मदिन की बधाई दी फोन पर। हाँ, ये भी हुआ।
इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या कुछ और? देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो तरह तरह की बातें हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर है? क्या वो एसपी के सांसदों को साधने की कोशिश कर रही है? या फिर वाकई ये सिर्फ एक सामान्य बधाई थी? लेकिन टाइमिंग तो महत्वपूर्ण है। उधर कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है, वर्चुअल बैठकें कर रही है। मतलब विपक्ष भी इसे गंभीरता से ले रहा है। हाँ बिल्कुल, वो एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। इसी बीच एक और खबर आई कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सांसदों के लिए डिनर रखा था, वो अचानक रद्द हो गया। वजह बताई गई बाढ़। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? आधिकारिक वजह तो उत्तर भारत में आई बाढ़ ही बताई गई है, लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो ये कि असली वजह शायद कुछ और थी। क्या? कहा जा रहा है कि पार्टी लीडरशिप को ये डर था कि शायद कई सांसद डिनर में आए ही ना। अच्छा। और अगर ऐसा होता, मतलब डिनर में कम लोग पहुंचते, तो इससे न सिर्फ बीजेपी की किरकिरी होती, हाँ, फजियत होती। बिल्कुल, बल्कि जो विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी दावा कर रहे हैं कि एनडीए में फूट है, उनके दावों को और बल मिल जाता। सही बात है। और ये डिनर कब होना था? 3 दिन की संसदीय दल की बैठक के पहले ही दिन, 6 सितंबर को। तो ऐसे अहम मौके पर इसका रद्द होना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत तो नहीं माना जा रहा। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं, कानूनी गलियारों की तरफ चलते हैं। उमर खालिद का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने न्याय प्रक्रिया पर ही कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और सिब्बल साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं वो वाकई गंभीर हैं और सिर्फ उमर खालिद के केस तक सीमित नहीं है। उन्होंने अदालतों में फैसले आने में जो सालों की देरी होती है उस पर गहरी चिंता जताई है। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी। उन्होंने सवाल किया कि अगर अदालत सालों तक फैसला ही नहीं देगी तो क्या इसका दोष आरोपी पर जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर जमानत नहीं देनी तो केस खारिज करो, लेकिन सालों तक सुनवाई के नाम पर जेल में रखना तो अन्याय है। उन्होंने यूएपीए कानून और सबूतों पर भी सवाल उठाए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पूछा कि जिन भड़काऊ भाषणों के आधार पर हिंसा भड़काने का आरोप है वो भाषण देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि उमर खालिद ने भाषण दिया मुंबई में, जब दिल्ली में दंगे हुए वो दिल्ली में था ही नहीं। अच्छा। कोई सीधा सबूत नहीं है, फिर भी 5 साल से जेल में है, वो भी यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत। हाँ, यूएपीए में तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। सिब्बल ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जज बिना कारण बताए केस से क्यों हट जाते हैं। कहा कि कारण बताना चाहिए। अब वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं। ये पूरा मामला, विरोध के अधिकार, यूएपीए का इस्तेमाल, न्याय में देरी, कई बड़े मुद्दे उठाता है। निश्चित रूप से इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। अच्छा, कानूनी मोर्चे पर ये सवाल हैं, तो दूसरी तरफ सियासी मोर्चे पर बिहार में भी खींचतान तेज होती दिख रही है, एनडीए के अंदर ही। हाँ, खासकर विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर। आप ठीक कह रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन एनडीए के जो 2 मुख्य दल हैं, जेडीयू और बीजेपी, उनके बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। कहाँ फंसा है पेंच? खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि जेडीयू इस बार बीजेपी से कम 1 सीट ज्यादा लड़ना चाहती है। 1 सीट ज्यादा? जी, और मामला यहीं अटका हुआ है। लेकिन जेडीयू इस +1 सीट पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, जेडीयू की दलील बड़ी दिलचस्प है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़ा गया था प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर। हाँ। तब बीजेपी लड़ी 17 सीटों पर, जेडीयू लड़ी 16 पर। ठीक। अब विधानसभा चुनाव जेडीयू का कहना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना है, तो इसलिए जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, ये तर्क है। हाँ, ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत, गठबंधन में उनके कद का सवाल भी है। अगर जेडीयू ज्यादा सीटों पर जीतती है तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी पर ज्यादा दबाव डाल पाएगी। क्या इसके पीछे वो महाराष्ट्र वाला डर भी काम कर रहा है, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, कहीं वैसा नीतीश जी के साथ ना हो जाए? ये चिंता तो जेडीयू के मन में जरूर होगी, बिल्कुल होगी। अभी तक एनडीए ने बिहार के लिए सीएम फेस तो घोषित किया नहीं है। हाँ, ये भी बात है। तो नीतीश कुमार को डर है कि कहीं चुनाव के बाद बीजेपी कोई और खेल ना कर दे, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, पार्टी टूट गई, मुख्यमंत्री बदल गया। नीतीश कुमार ये भी समझते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली कई क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ नीचे ही गया है, तो जेडीयू इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए इस +1 सीट पर अड़ी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं।
भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी कुछ उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद। हाँ, ट्रंप के बयानों ने थोड़ी हलचल तो मचाई है। पहले कुछ कहा, फिर कुछ घंटों में ही बयान बदल दिया। जी, पहले एक बयान दिया कि अमेरिका ने हिंदुस्तान और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। इशारा शायद भारत की हालिया चीन यात्रा और रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं उनकी तरफ था। भारत ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में ट्रंप ने एक और बयान दिया। सुर बदल गए, कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे। मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि उन्हें मोदी के अभी के काम पसंद नहीं आ रहे। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं, चिंता की कोई बात नहीं। तो भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? भारत की प्रतिक्रिया काफी सदीवी थी, कूटनीतिक। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की दोस्ती की भावना और रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना की। कहा कि भारत अमेरिका के बीच एक बहुत पॉजिटिव और दूरदर्शी साझेदारी है। लेकिन इसी बीच एक और बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार UNGA की बैठक में न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये भी एक डेवलपमेंट है। उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो इसे सामान्य बताया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे हाल के तनावों से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे ट्रंप की टैरिफ लगाने की धमकी थी, ये बदलते बयान, तो शायद ये रिश्तों में आई एक, कह सकते हैं कि सूक्ष्म दूरी का संकेत हो सकता है। और इसी विषय पर जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान ने भी एक छुटीली टिप्पणी की है। जी हाँ, इरफान ने अपने कार्टून में और अपनी टिप्पणी में मोदी ट्रंप की दोस्ती की तुलना कर दी है नीतीश कुमार के राजनीतिक गठबंधनों से। अच्छा। कैसे? उन्होंने लिखा है, तू डाल डाल मैं पात पात। इशारा साफ है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो व्यक्तिगत दोस्ती या केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। हाँ, बात तो सही है। अंत में हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देता है। इरफान ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है, लोकल विश्वगुरु और इंटरनेशनल विश्वगुरु के बीच तालमेल कैसे बैठेगा? मतलब ये कि क्या नेताओं के व्यक्तिगत समीकरण देश की विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों पर हावी हो सकते हैं, या फिर विदेश नीति हमेशा देश की जरूरतों के हिसाब से ही चलेगी? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। दोस्ती अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। बिल्कुल। तो आज हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर किया। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल, देशव्यापी SIR की योजना, मतलब चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस चल रही है। हाँ बिल्कुल। उपराष्ट्रपति चुनाव और बिहार में सीटों का पेंच, ये दिखाता है कि राजनीतिक दल कैसे अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और दूसरी तरफ उमर खालिद का मामला हमें कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं, UAPA जैसे कानूनों के असर और न्याय में देरी के जो बुनियादी सवाल हैं उनसे रूबरू कराता है। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अमेरिका संबंधों में ट्रंप के बदलते सुर और प्रधानमंत्री का UNGA में ना जाना, ये वैश्विक मंच पर बदलते समीकरणों की ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से दिल्ली, बिहार से वॉशिंगटन तक, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। हाँ, और इनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण के बाद एक विचार मन में आता है। हम अक्सर देखते हैं कि घरेलू राजनीति में गठबंधन का दबाव होता है, वोट बैंक की चिंता होती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये सब नेताओं के फैसलों को प्रभावित करती हैं। जी। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बड़े नेताओं की जो आपसी केमिस्ट्री होती है, उनकी दोस्ती या दुश्मनी, या फिर उनकी अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां, क्या ये सब देशों के राष्ट्रीय हितों की दिशा को उतना ही प्रभावित करती हैं जितना हमें लगता है? सोचने वाली बात है। या फिर अंत में ठंडे दिमाग से लिए गए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि रहते हैं, चाहे व्यक्तिगत समीकरण कुछ भी हो? इस पर सोचिएगा जरूर। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।